हेलो स्टूडेंट्स। प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2022 के लिए जो मॉडल प्रश्न पत्र की हल की सीरीज हम करवा रहे हैं, उसमें कक्षा 8 के जो मॉडल पेपर हैं विषय गणित के, उसमें मॉडल प्रश्न पत्र चौथे का हल हम आपके लिए लेके आए हैं। तो इससे आप अपना आकलन अपने आप कर सकते हैं। आप प्रश्नोत्तर निकाल के देखें और फिर उस हिसाब से वीडियो की सहायता भी लें। दूसरी बात, हमने अपने चैनल पे अभी तक विज्ञान के 7 मॉडल पेपर डाल दिए हैं, गणित के 2 डाल दिए हैं और ये अंग्रेजी के 2 डाल दिए हैं और ये चौथा गणित का चल रहा है। सामाजिक विज्ञान का भी 1 अपलोड किया है, तो आप यदि वो मॉडल पेपर देखना चाहें तो वो भी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं मॉडल पेपर की। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जो समय है 2.5 घंटे दिया है, पूर्णांक है वो 80 नंबर का है। इसमें टोटल 26 प्रश्न हैं, वो हमको यहाँ करने हैं। सबसे पहला प्रश्न है, परिमेय संख्या के योग के लिए योग्य तत्समक है। तो योग के लिए तत्समक यहाँ कहलाएगा 0। देखिए, योग्य तत्समक का मतलब है जिसको जोड़ने का कोई भी फर्क नहीं पड़े, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। और जो गुणात्मक तत्समक होगा वो होगा, देखो योज्य तत्समक तो हम यहाँ लिख देंगे 1 और गुणात्मक कर देंगे 0 और ये कर देंगे 1। तो ये इसका उत्तर आ जाएगा। हमने जो सॉल्यूशन दिया है इसका, यहाँ पर देखिए, आप देख रहे हैं परिमेय संख्या के लिए जो योजित तत्समक है वो 0 आ जाएगा और 1 का ऑप्शन यहाँ हमारा सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, 2 संख्याओं का योग 95 है, यदि एक संख्या 87 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो इसका आंसर यहाँ देखिए कि मान लेते हैं दूसरी संख्या क्या है, हमारी x है। तो 2 संख्याओं का योग यहाँ बता रहा है 95, तो x + 87 बराबर 95 हो जाएगा। और x का मान जब हम निकालेंगे तो 95 में से 87 घटा देंगे और 8 हमारे पास आंसर आ जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला है, परिमेय संख्या किसके लिए साहचर्य गुणधर्म का पालन नहीं करती। तो देखिए, साहचर्य गुणधर्म का पालन यहाँ पर भाग के लिए नहीं करती, बाकी सब के लिए करती है। उसके बाद में अगला आंसर प्रश्न है, किसी बहुभुज के 2 शीर्ष जो शीर्षों आसन्न शीर्षों को छोड़कर यहाँ शायद गलत टाइप हो है, तो यहाँ दोबारा देखिए, किसी बहुभुज के किन्हीं 2 शीर्षों आसन्न शीर्षों को छोड़कर, ये को यहाँ गलत टाइप है। जोड़ने से प्राप्त रेखाखंड, तो मतलब उसको छोड़कर। तो देखो यहाँ हमारे पास एक डायग्राम है, तो यहाँ देखिए जो विकर्ण है ये आसन भुजाएं भी छोड़ दी, आसन शीर्ष भी हमने छोड़ दी, उसके अलावा जो है ये शीर्षों से मिलाने वाली जो रेखाखंड है ये वाली, ये विकर्ण कहलाएगी और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक पासे को फेंका जाता है तब अभाज्य संख्या प्राप्त होने वाले परिणाम बताओ। तो यहाँ पर देखिए, एक बार जो पासे को फेंका जाएगा तो पासे में हम जानते हैं कितने अंक होते हैं, 6 अंक होते हैं। तो 6 में से जो अभाज्य अंक है वो हम यहाँ दिखा देंगे। यहाँ आप देखिए, अभाज्य संख्या की प्रायिकता हो जाएगी 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो इसमें से
यहाँ हम 3 और 5 जो अभाज्य संख्या की प्रायिकता है वो हो गई 3 और 5 मतलब 2 हो गई। साथ ही जो 1 है वो भी हम अभाज्य संख्या में काउंट करेंगे तो ये 3 हो जाएगी। यदि 2 और 3 आ जाए तो 3 आप पहले सही करेंगे, यदि 2 आए तो 2 आप बाद में सही करेंगे। अगला प्रश्न, संख्या 1 से 9 के मध्य कितनी अभाज्य संख्या स्थित है? तो 1 से 9 के बीच जो अभाज्य संख्याएं हैं उनकी संख्या हम यहाँ दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ देखिए आप कि 1 से 9 के बीच में जो संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनमें जो अभाज्य संख्या है 1 3 5 7, तो ये 4 है टोटल। तो यहाँ आंसर है हमारा वो 4 ही आ जाएगा। अगला यहाँ प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है? 10 100 और 1000 और 10,000। तो देखिए यहाँ पूर्ण घन में हम क्या देखते हैं, तो देखिए हम जो चारों संख्याएं हैं उनका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घन ज्ञात करेंगे। देखिए 10 का करेंगे सबसे पहले ज्ञात, तो 10 किसी संख्या का घन नहीं है, कोई संख्या का यहाँ जोड़ा नहीं बन रहा, तो ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद में 100 का करेंगे तो यहाँ 2 संख्या का जोड़ा बन रहा है, ये भी नहीं है। उसके बाद में 1000, तो देखिए 1000 में 2 गुणा 5 मतलब 10 का यहाँ 2 गुणा 5 बराबर 10, 10 का घन है। और चौथा है 10,000, तो 10,000 में 2 का घन बन रहा है, 5 का बन रहा है, लेकिन 2 गुणा 5 ये थोड़ा कम रह जाता है, इसलिए ये भी घन संख्या नहीं है। इसका मतलब ये जो संख्या है पूर्ण घन वो 1000 है। यही हमारे सवाल का उत्तर है। अगला प्रश्न है, रुपये 840 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु 714 रुपये में बेची जाती है। तो ये प्रश्न हमारे पहले मॉडल पेपर में भी आ गया है, चाहे तो आप प्ले लिस्ट में से उसको देख सकते हैं या मैं इसे भी बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए कैसे निकलेगा बट्टा इसका। अंकित मूल्य यहाँ दे रखा है 840 रुपये और विक्रय मूल्य दे रखा है यहाँ 714 रुपये। जो बट्टा हम निकाल लेंगे तो अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य हम यहाँ कम कर देंगे, 840 में से 714 कम करेंगे तो 126 रुपये हमारे पास आ जाएंगे। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, बीजीय व्यंजक a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है। तो ये एक सीधी की सीधी सर्वसमीका है हमारे पास। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब यहाँ निकलेगा, इसको एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे, तो ये जो सी ऑप्शन है ये हमारा यहाँ सही हो जाएगा। उसके बाद में 10वां प्रश्न देखिए, यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 10वें में -4 की घात 5 और -4 की घात 5 का सरल करना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं -4 की घात 5 गुना -4 की घात 5, तो दोनों के आधार समान हैं और हम जानते हैं कि आधार समान यदि होते हैं तो घातें क्या होती है, जुड़ जाती है। इसलिए जो सूत्र है a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n यहाँ हो जाएगा, और जो -10 की घात 10 है वो यहाँ उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, 2y और 22xy का सार्वक गुणनखंड कौन कौन सा है? तो यहाँ जो सार्वक गुणनखंड होगा वो हम प्रत्येक के गुणनखंड करके कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ आप ऊपर देखिए 2y का गुणनखंड है 2 गुणा y हो जाएगा, और 22xy का गुणनखंड यहाँ आ जाएगा 2 इंटू 11 इंटू एक्स इंटू वाई। तो यहाँ पर देखिए 2 कॉमन आ रहा है और y कॉमन आ रहा है,
तो जो चारों गुणनखंड हो जाएगा 2 इंटू वाई, जो सी का ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है, संख्या 4:4.9 का स्क्वायर होगा। तो इसका स्क्वायर हम निकालेंगे। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप 4.9 को हम गुणा कर देंगे और गुणा करने के पश्चात 2401 हमको प्राप्त होंगे और उसमें 100 का भाग हम दे देंगे। तो 24.01 जो बी का ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, कोई बिंदु जिसका निर्देशांक अक्ष 0 है तथा y निर्देशांक 0 है तो बिंदु किस अक्ष पर स्थित होगा। देखिए यहाँ अक्ष निर्देशांक तो कंप्लीट 0 है, इसका मतलब वो 0 पर स्थित है, लेकिन y निर्देशांक है वो 0 है, मतलब 0 के नज़दीक है, कंप्लीट 0 पे नहीं है। तो बिंदु कौन से अक्ष पे होगा, तो y अक्ष पे बिंदु यहाँ हो जाएगा। डायग्राम के द्वारा देख लीजिए थोड़ा। ये आप देखिए यहाँ अक्ष बराबर 0 दे रखा है, y बराबर 0 तो दे रखा है। तो देखिए y का जो पॉइंट है अक्ष का तो ये हो गया, y का यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, मतलब y अक्ष के ऊपर ही होगा। ऑप्शन हमारा बी यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिंदु 4 और 5 में अक्ष का निर्देशांक होगा। तो हम जानते हैं कि पहले हम अक्ष को लिखते हैं और उसके बाद में y को दिखाते हैं। तो यहाँ अक्ष निर्देशांक हो जाएगा 4। अगला प्रश्न है, कोई संख्या 5 से विभाज्य है तो इसके इकाई का अंक क्या होगा। तो देखिए 5 से विभाज्य वो तभी होगी जब इकाई का अंक या तो 0 होगा या फिर 5 होगा। तो यहाँ जो ऑप्शन बी है वो यहाँ सही हो जाएगा। ऑप्शन बी के ऊपर हम यहाँ सही टिक कर देंगे और ऊपर वाले में आ जाएगा 4। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं। अब है जो खाली स्थान उसमें दूसरा प्रश्न यहाँ है, निम्नलिखित प्रश्नों के रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो पहला प्रश्न इसमें है, संख्या 5 का व्युत्क्रम संख्या है। तो 5 की व्युत्क्रम संख्या जैसे हम 1/5 कर देंगे, बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। उसके आगे ये देखते हैं पहले। तो खाली स्थान में हमको क्या लिखना है, 1/5 लिखना है। अगला प्रश्न है, आयताकार परिमाप 18 सेमी है और उसकी चौड़ाई है वो 4 सेमी है, तो लंबाई क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए परिमाप दे रखा है, चौड़ाई दे रखी है, तो लंबाई हम आसानी से निकाल लेंगे। कुछ इस प्रकार से करना पड़ेगा, 18 = 2 इंटू लंबाई प्लस 4, क्योंकि हम जानते हैं कि परिमाप बराबर होता है, परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो यहाँ पर हमने मान रख दी है पहले से ही। उसके बाद में 2 गुना लंबाई प्लस 8। अब ये 2 गुना लंबाई हम इधर ले आएंगे तो 18 - 8 हो जाएंगे, ये 10 आ जाएंगे, तो इसका आधा हो जाएगा 5। तो हमारी लंबाई जो है वो 5 आ जाएगी। उसके बाद में 3 लगातार पूर्णांकों का योग है 51। तो पूर्णांक हमको ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि जो पहला पूर्णांक है वो कितना है, हमारा अक्ष है। ये एक प्रश्न हमने छोड़ दिया है, ये देखिए। एक थैले में 4 लाल गेंद और 5 काली गेंद रखी हुई है। तो थैले से यादृच्छिक हरी गेंद निकालने की घटना होगी। तो देखिए यहाँ पर ये प्रश्न में थोड़ी गड़बड़ी लग रही है। हमको खुद बता रहा है कि 4 लाल गेंद है और 5 काली गेंद है, लेकिन पूछ ये रहा है कि हरी गेंद की
कितनी होगी यादृच्छिक वो संभावना। तो या तो हमसे ये पूछे कि लाल गेंद की कितनी होगी, या फिर ये पूछे कि काली गेंद की कितनी होगी। हम मान लेते हैं यहाँ काली गेंद की पूछ रहा है, तो यहाँ देखते हैं हम, तो काली गेंद की संभावना निकालेंगे तो 5 काली गेंद है और टोटल 9 है, तो 5/9 इसकी संभावना हो जाएगी। अब हमारे पास आता है तीसरा सवाल। सवाल हमने देख लिया है कि 3 लगातार जो पूर्णांक है उनका योग है 51 है, तो पूर्णांक ज्ञात कैसे करेंगे। सवाल थोड़ा बड़ा जरूर हो जाएगा, तो हम यहाँ देख लेते हैं कि माना प्रथम संख्या x मान ली, तो द्वितीय संख्या हो जाएगी x+1 और तृतीय संख्या हो जाएगी यहाँ अपनी x+2। अब प्रश्न के हिसाब से इन तीनों का जो योग है वो कितना बता रहा है, 51 बता रहा है। तो हम यहाँ ये जो कोष्टक लगाए थे ये हटा देंगे, x × x+1 x+2, तो 3 तो x हो गए, 3 ये ऐसे हो गए, तो 3 2 6, ये 3 इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, 3x = 48 और इसमें x = 12 आ गई। अब x = 12 आने के पश्चात, सॉरी यहाँ x = 12 नहीं आएंगे क्योंकि 48 में 3 का भाग 16 बार जाता है और यहाँ भी हमने 16 ही कर रखा है, तो ये गलती से 12 लिखा हुआ है। और यहाँ देखिए x = 16 आ गए, उसके बाद में x+1 तो 16 + 1 x+2 इसका मतलब 16 + 2, तो 16 17 और 18 ये संख्याएं हो जाएंगी और यही हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करो जिसका प्रत्येक बाह्य कोण 45 डिग्री हो। तो ये भी सवाल बिल्कुल सिंपल है। तो यहाँ पर जो समबाहुभुज का प्रत्येक कोण है ये हमारा होता है, समबाहुभुज की बात करें तो समबाहुभुज में प्रत्येक कोण समान होता है, तो कितनी भुजाएं होंगी वो हम n से निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा प्रत्येक कोण 360/n। तो यहाँ 45 डिग्री दे रखा है, तो 360 में 45 का भाग दे देंगे और 8 यहाँ भुजाएं आ जाएगी। अगला सवाल है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, निम्न कथन को परिभाषा द्वारा पूरा करें। ये जो चतुर्भुज दे रखा है इसमें AD पूछ रहा है और MDAB ये एंगल है, एंगल DAB + CDA कितना होगा, खाली स्थान है, तो यहाँ देख लेते हैं। बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। तो हम ये जानते हैं कि जो चतुर्भुज होता है उसकी आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो बराबर होती है, तो यहाँ AD बराबर है BC के, तो ये पहला प्रश्न हमारा सोल्व हो गया। और उसके बाद में हम ये भी जानते हैं कि जो आसन्न कोण होते हैं चतुर्भुज के उनका जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ कोण DAB + कोण CDA ये भी अपने आसन्न कोण हैं, तो इनका मान भी 180 हो जाएगा। उस खाली स्थान में हम 180 डिग्री लिख देंगे। इस तरीके से हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। अगला सवाल देखते हैं। छठा सवाल है, यदि आपके पास 3 हरे त्रिज्यखंड, एक नीला त्रिज्यखंड और एक लाल त्रिज्यखंड वाला एक घूमने वाला पहिया है तो हरा त्रिज्यखंड प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। बिल्कुल सिंपल प्रश्न है प्रायिकता का, देखते हैं। देखिए हमारे पास जो भी त्रिज्यखंड हैं उनकी प्रायिकता हम सबसे पहले लिख लेते हैं। जैसे हरे त्रिज्यखंड की 3 है, नीले की 1 है और लाल की 1 है, टोटल प्रायिकता यहाँ हो जाती है 5। अब हम प्रायिकता यदि निकालते हैं तो हमारे पास जो फॉर्मूला है
वो कुछ ये है कि अनुकूल परिणाम कितने हैं और टोटल परिणाम कितने हैं। तो हमको निकालना है हरे का, तो हरे के अनुकूल परिणाम 3 है, टोटल 5 है, तो ये 3/5 हमारी इसकी प्रायिकता आ जाएगी और यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में 7 नंबर प्रश्न में 86 का वर्ग ज्ञात करना है और 93 का ज्ञात करना है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि 7 नंबर के प्रश्न में 86 इंटू 86, पहला प्रश्न ये है, ये आ जाएंगे 7,396, और जो 93 का है वो आ जाएगा 8,649। ये आप गुणा करके देख सकते हैं सीधा, कोई ज़्यादा कठिन चीज़ ये बिल्कुल नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 243 को गुणा करने पर पूर्ण घन हमको प्राप्त हो जाए। तो देखिए सवाल बिल्कुल इजी है, लेकिन थोड़ी सी ट्रिक की ज़रूरत यहाँ पड़ेगी। ऐसे सवालों में क्या होता है, या तो भाग दिला देता है या फिर गुणा करवा लेता है, तो हम उसके अभाज्य गुणनखंड करके पता लगा सकते हैं कि किससे भाग देना है और किससे गुणा करना है। जैसे यहाँ मेरे पास है 243, तो इसके गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले 81, 3 का भाग देंगे 81 आएंगे, उसके बाद में 3 का भाग देंगे 27, फिर 3 का देते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर एक तो ये जोड़ा बन रहा है, घन की बात करते हैं 3, तो दूसरा जोड़ा यहाँ कंप्लीट नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ 3 आता, यहाँ 3 आता तो ये घन कंप्लीट हो जाता। तो यहाँ पर देखिए इसको यदि हम 3 से गुणा कर दें 243 को, तो 729 आ जाता है हमारे पास, और 729 हम जानते हैं 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 जो 9 है, उसका घन यहाँ पर 6 गलती से लिखा हुआ है, 3 गुणा 3 9 जो है वो उसका घन होता है। तो यहाँ पर 243 है, उसको 3 से गुणा कर दे तो वो संख्या पूर्ण घन अपनी बन जाएगी। यदि सवाल समझ में आ गया हो तो लाइक ज़रूर कर दे वीडियो को, और शेयर भी कर दे अपने साथियों के साथ, जिससे कि उनको भी इसका लाभ मिल जाए। 9वां प्रश्न देखो, यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद में 600 रुपये बच गए, तो उसके पास कुल कितना धन था। तो यहाँ मान लेते हैं कि चमेली के पास अक्ष धन था, अक्ष का 75% खर्च कर दिया और उसके बाद में 600 रुपये बच गए। तो यही हमारे सवाल की भाषा हो जाएगी। यहाँ मैंने लिख लिया है, माना चमेली के पास अक्ष रुपये थे, तो यहाँ पर अक्ष का 75% कितना हो गया, 600 हो गया। तो अक्ष का 75% हो गया 600। अब यहाँ का की जगह हम लगा देंगे गुणा, तो अक्ष गुणा 75/100 इन बराबर हो गए 600 के। 75 और 100 को 3 और 4 बार हम क्रम से काट देंगे। उसके बाद में रह जाएगा अपने पास 3/4, 3 अक्ष बटा 4, तो 3 अक्ष का मान निकालेंगे तो 4 इसके गुणा में जाएगा, और उसके बाद में जो 3 है वो भाग में चला जाएगा। तो इस तरीके से हम ये 800 प्राप्त कर लेंगे। बिल्कुल साधारण प्रश्न है, कोई ज़्यादा जोड़ तोड़ करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। अगला प्रश्न है हमारा 5 - 2 अक्ष और 3 + अक्ष, इसके गुणनखंड ज्ञात करवा रहा है, लेकिन ये पहले से गुणनखंड लगते हैं, इसके और क्या गुणनखंड होंगे। तो ये प्रश्न में थोड़ी गड़बड़ी लग रही है, इसलिए छोड़ देते हैं इसको। 11वां देखिए, संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ हम मानक रूप में इनको लिख देते हैं। पहले प्रश्न में देखिए 0.0000035, तो इसको मानक रूप में लिखने की मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपको कि देखो
दशमलव के बाद में कितनी संख्या है, 1 2 3 4 और 5। जितने बाद में भी दशमलव लगाना है तो वहाँ दशमलव लगा दो और उतनी ही घात से गुणा कर दो, लेकिन घात किसकी होगी, माइनस की होगी। तो ये 10 की घात 5 माइनस की हमने लगा के गुणा कर दी और ये हमारा उत्तर भी हो गया। दूसरा प्रश्न देखो, 405 और 4 जीरो, तो यहाँ इसका मानक रूप यही हो जाएगा 405 इंटू 10 की घात 4। यदि हम दशमलव लगाना चाहें, यहाँ मान लो हम दशमलव लगाना चाहते हैं तो यहाँ लगा सकते हैं और उतनी ही घात से गुणा हो जाएगी। यदि घात माइनस की आएगी तो प्लस वाली घात से माइनस हो जाएगी। इतनी सी हमको बात का ध्यान रखना है। अगला सवाल है, निम्नलिखित बिंदु कौन से चतुर्थांश में होंगे। चतुर्थांश वाला सवाल पहली बार आया है तो हम यहाँ देख लेते हैं। यहाँ मैंने चतुर्थांश बना दिए हैं। ये जो एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ जो मैंने लिखा है फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, घड़ी की दिशा के विपरीत। तो देखिए सबसे पहले जो पहला चतुर्थांश है उसमें दोनों चिन्ह हैं, अक्स का और वाई का, दोनों प्लस होंगे। दूसरे में इधर देखिए वाई तो माइनस, अक्स तो माइनस आ गया, वाई प्लस रह गया। तीसरे में दोनों माइनस, चौथे में एक प्लस एक माइनस, अक्स प्लस और वाई माइनस। तो हमसे पूछ रहा है कि 2 और 1, तो यहाँ देखिए दोनों प्लस के हैं इसलिए पहले चतुर्थांश में आ जाएंगे, और यहाँ दोनों माइनस के हैं इसलिए तीसरे में आ जाएंगे। तो बिना कोई समस्या के ये सवाल हल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि 24 अक्स 3 का एक गुणज है, यहाँ 3 एक अंक है, तो अक्स का मान आप बताइए। तो यहाँ पर देखिए ये प्रश्न जो है ये हमारे पास पहले भी आ चुका है, मॉडल पेपर नंबर 2 में आया है शायद। तो हम इसको यहाँ सोल्व करके नहीं बता रहे हैं क्योंकि 2 में हम इसको सोल्व करा चुके हैं। आप 2 में पेपर 2 में जाके उसको देख सकते हैं आराम से। अगला जो प्रश्न है हमारा 6/13 और 7/16 माइनस के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि 6/13 गुणा 7/16, ये माइनस का है तो माइनस लगा देते हैं दूसरे स्टेप में। उसके बाद में माइनस कॉमन ले लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं माइनस को, और 6/13 और 7/16 तो गुणा कर लेते हैं, सीधा गुणा हो जाएगा ऊपर के ऊपर और नीचे के नीचे। जोड़ 96, 1391, तो -91/96 इसका उत्तर आ जाएगा। इसी तरीके से ये सवाल हम कर सकते हैं। एक निर्माता कंपनी की विभिन्न वर्गों में की गई बिक्री निम्न ये वर्षों में होना चाहिए, यहाँ में प्रिंट है, आलेख द्वारा दर्शाई गई है। तो 2002 में कितनी बिक्री थी, 2002 में और वर्ष में कितना अंतर था। ये इधर अक्ष पे इन्होंने क्या लिया है, वाई अक्ष पे क्या लिया है, ये भी कुछ नहीं दिखाया है। तो देखिए बिक्री और अंतराल, तो बिक्री के बाद में बिक्री तो वर्षों में ले लेंगे, और ये जो बिक्री की हुई है ये हम लाख में ले लेंगे। तो लाख में लेके हम इसका उत्तर देंगे। तो पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यहाँ सबसे जो कम है। पहला प्रश्न है यहाँ वर्ष 2002 में कितनी बिक्री थी, तो 2002 देख लेंगे, और 2002 में देखने के पश्चात यहाँ पहुँच जाएंगे। जो 4 लाख दे रखा है तो यहाँ 4 लाख इसका उत्तर आ जाएगा। अब उसके बाद में वर्ष 2002 और वर्ष 2006 के बीच का जो अंतर है वो पूछ रखा है, 2 और 6 के बीच का अंतर। तो यहाँ 2 में तो 4 थी, 6 में 12 थी, तो 12 में से 6 घटा देंगे तो 6 आ जाएगा।
उसके बाद में किस अंतराल में बिक्रियों का अंतर सबसे अधिक था, तो किस अंतराल में था, ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 2006 में बिक्री का अंतर सबसे अधिक था। तो ये सारे के सारे हम प्रश्न लिख भी रखे हमने, दिखा देते हैं हमको, ये आप यहाँ से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। प्रश्न संख्या 16 देखिए, एक वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल है 441 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि वर्ग की भुजा आ रही है जो निकालनी है हमको, और क्षेत्रफल दिया है हमको, तो क्षेत्रफल निकाल लेंगे भुजा गुना भुजा। अब क्षेत्रफल की जगह लिख देंगे 441 और ये भुजा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट लग जाएगा। रूट लगने के बाद में हम इसके गुणनखंड कर लेंगे। तो ये देखिए 3 गुना 3 और 7 गुना 7, तो रूट हट जाएगा। तो एक एक जोड़े में से एक एक अंक हम बाहर लिख लेंगे, और एक अंक बाहर लिख लेंगे तो हमारे पास 21 मीटर भुजा आ जाएगी। तो वर्ग की भुजा हमारी कितनी हो जाएगी, 21 मीटर हो जाएगी। आकृति एच ओ पी ई एक समांतर चतुर्भुज है, एक्स वाई जेड कोणों की माप हमको लिखनी है। तो ये देखिए, ये प्रश्न हमने पहले भी करवा दिया है, दोबारा देख लेते हैं इसको। यहाँ हमने चित्र बना लिया है। एच ओ पी ई जो चतुर्भुज है, बहिष्कोण है इसका 70 डिग्री। तो सबसे पहले हम याद कर लेते हैं y का मान। y का मान कैसे निकालेंगे, y का मान हम निकालेंगे, ये जो है जेड वाला जो बन रहा है, यहाँ पर आप देखिए ये जो एकांतर कोण बन रहा है, ये और ये दोनों बराबर होंगे चतुर्भुज में। ये जेड है, तो ये जेड वाला एकांतर कोण है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, एकांतर कोण यहाँ लिख देंगे। उसके बाद में जेड का मान कैसे ज्ञात करेंगे, 30 डिग्री आएगा। तो संगत कोण, देखिए ये इस तरीके से जो कोण बनते हैं ये संगत कोण कहलाते हैं, और ये बराबर होते हैं। तो यहाँ 70 डिग्री बाहर वाला है, तो अंदर वाले का भी 70 डिग्री होगा। 40 पहले से दिया है, तो 70 में से 40 गया तो 30 हमारे पास रह जाएगा, और ये 30 इसका मान आ जाएगा। उसके बाद में कौन सा रह गया, अक्ष रह गया। तो देखिए अक्ष हमारा कितना है, ये पूरा का पूरा हमने निकाल लिया, 70 डिग्री है, क्योंकि हम जानते हैं आसन भुजा, आसन भुजा के जो कोण है दोनों, उनका योग होता है 180। तो यहाँ जो कोण है और यहाँ जो कोण है, उन दोनों का योग होगा 180 डिग्री। तो यहाँ तो हम जानते हैं 70 डिग्री है, तो 180 में से 70 गया तो 110 डिग्री बच गया, ये हो जाएगा हमारा 110 डिग्री। तो इस तरीके से हमने सारे कोण निकाल लिए हैं। अगला प्रश्न है 18 नंबर का, 12 अक्स वाई इंटू 9 अक्स स्क्वायर माइनस 126 वाई। तो इसको सही करके मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा, ये 126 वाई नहीं आएगा, यहाँ 16 वाई आएगा, क्योंकि जो वर्ग है 126 का वर्ग नहीं होता है, ये मिसप्रिंट है। तो यहाँ हम देखते हैं सवाल में, देखिए यहाँ हमने सवाल किया है, तो 12 अक्स वाई इंटू 9 अक्स स्क्वायर माइनस 16 वाई स्क्वायर। तो ये हमारे पास में एक सर्वसमीका होती है, वो इसका रूप है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ इसको देख लीजिए आप। अब इसको सरल कर लेते हैं, ये हो जाएगा 3 अक्स का स्क्वायर और ये 4 वाई का स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये नीचे आ जाएगा। अब 4 अक्स वाई को काट देते हैं 12 से, ये 3 बार काट दिया, और फिर इसके हम गुणनखंड करके सीधे लिख लेंगे 3 अक्स प्लस 4 वाई, 3 अक्स माइनस 4 वाई। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारे पास रह जाएगा 3 इंटू 3 अक्स प्लस माइनस
4y। तो ये नीचे हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, 3 इंटू 3x माइनस 4y, तो ये हो गए 9x माइनस 12y। तो ये हमारे पास इसका उत्तर आ गया। अगला हमारे पास सवाल है ए बी और सी के मान हमको ज्ञात करने हैं। तो किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर देखिए 5 आ रहा है, ए बी 5 आ रहा है। तो सबसे पहले तो देखिए हम 5 को 0 से गुणा करेंगे। 5 को 0 से गुणा किया तो 0 आएगा, लेकिन यहाँ एक संख्या आ रही है b, इसलिए 0 नहीं होगा। और 0 के बाद में हम डायरेक्ट 5 से कर लेंगे गुणा आइडिया से। तो 5 से करेंगे तो यहाँ 25 आ जाएंगे, 25 ही आने चाहिए यहाँ, क्योंकि दो संख्याएं हैं। मान लेते हैं हम यहाँ 1 से गुणा करते तो 5 जगह 5 होता यहाँ, तो लेकिन 5 या 15, तो 1 भी आ सकता था, लेकिन हमने यहाँ किया है 5 इंटू जो हमारा है 0 और 5, b बराबर तो आ गया 0 और a बराबर आ गया 5। 0 नहीं ले सकते b बराबर, क्योंकि संख्या आएगी 1। a बराबर आ जाएगा 5, c बराबर आ जाएगा 2। तो ये हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। 20 के सवाल में अथवा दे रखा है, तो अथवा में हम समीकरण वाला चुन लेते हैं। राहुल और हारून की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद में उनकी आयु का योग हो जाता है 56। तो वर्तमान आयु क्या है, तो यहाँ देखिए राहुल और हारून की आयु मान लेते हैं अक्ष है, तो अनुपात के हिसाब से राहुल की हो गई 5x और हारून की हो गई 7x। तो 4 साल बाद में क्या होगा, 5x + 4 आ जाएगी और 7x + 4 आ जाएगी। प्रश्नानुसार कर देंगे तो 5x + 4 और 7x + 4 बराबर 56। ये 5 और 7 ये 12x हो जाएंगे और ये हो जाएंगे 8। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा सवाल। 12x बराबर 48, x बराबर 4। अब x बराबर 4 हमने निकाल लिया, तो राहुल की 5x है तो 500 का 20 हो जाएगी। ये यहाँ आप देखिए 500 का 20 हो जाएगी, और हारून की 7x है तो 700 का 28 हो जाएगी। ये हमारा सवाल कंप्लीट हो जाएगा। अगला सवाल हम देखते हैं। पाई चार्ट वाले सवाल हमने नहीं करवाए हैं, तो ये सवाल करवा के देखते हैं। तो हमारे पास परसेंटेज दे रखा है मकान किराया, बच्चे की शिक्षा। तो यहाँ हम सबसे पहले पहला प्रश्न है कि किस मद में सबसे ज़्यादा व्यय है। तो यहाँ हम देख के बता सकते हैं कि जो भोजन है उसमें सबसे ज़्यादा व्यय है। दूसरा प्रश्न हम बता सकते हैं कि किस मद का व्यय परिवार की बचत के बराबर है। तो देखिए बचत यहाँ शिक्षा का भी है और बचत भी है, तो यहाँ शिक्षा का आ जाएगा। अब आएगा मेन प्रश्न कि परिवार की जो मासिक बचत है 3000 रुपये है, तो कपड़ों, परिवहन, भोजन पर किया हुआ मासिक व्यय क्या है, इसको हम निकालते हैं। तो यहाँ देखिए मासिक बचत हमारे पास 3000 रुपये है, जो 15% के बराबर है। तो हम यहाँ निकाल लेंगे। कपड़ों पर बचत कैसे है, कपड़ों पर 10% बचत है, तो पहले 3000 बटा 15 इंटू 10 कर लेंगे, तो ये 2000 रुपये आ जाएगी। ये इस तरीके से निकाल लेंगे। उसके बाद में परिवहन पर 5 है, तो 3000 बटा 15 इंटू 5 कर लेंगे, ये 1000 रुपये आ जाएगी। उसके बाद में भोजन पर है 25%, तो 3000 बटा 15 इंटू 25 कर लेंगे, ये आ जाएंगी 5000। तो इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा।
भाई इसका सवाल देखिए, यदि ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक है तो 1/1/2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर उधार लिए गए रुपये 12,000 के कर्ज का भुगतान के लिए कितनी राशि हमको देनी पड़ेगी। तो यहाँ आप देखेंगे कि हमारे पास जो प्रिंसिपल है, मूलधन, वो 12,000 रुपये है, रेट अपनी 10% है, लेकिन अर्धवार्षिक होने के कारण इसको हम आधी कर देंगे। समय हमारा यहाँ 101/2 है, तो यहाँ 2 से गुना हो जाएगा, 3 छमाही हो जाएगी। मिश्रधन का सूत्र देख लीजिए। मिश्रधन में P इंटू 1+R/100 की पावर T, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो 12,000 है ये 105/100, ये 3 पावर है तो 3 बार लिख देंगे इसको। फिर इसको 20, 21, 20, 21 से इस तरीके से काट देंगे, और फिर हमारे पास रह जाएगा 3 × 21 × 21 × 2। तो ये हमारे पास बच जाएंगे। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन हमको करनी पड़ेगी। तो ये यहाँ पर हमको मिलेंगे 27,383। तो ये यहाँ पर 13,891.5, ये इसका उत्तर आ जाएगा। तो 12,000 रुपये की हमको राशि चुकानी पड़ेगी, 13,891 रुपये। अंतिम सवाल है अपना कि समय और साधारण ब्याज का जो आलेख है वो हमको बनाना है। तो चलिए बनाते हैं। तो देखिए, हम अक्ष पे तो ले लेते हैं, इसमें ये लिखा नहीं है हमने, अक्ष पे ले लेंगे जो समय है, और वाई एक्स पर ले लेंगे ब्याज। तो ये ब्याज है, तो हमको जो टेबल में दिया है वो हम उतार देंगे, और बाकी ये जो डॉट है ये हम इसके सामने सामने लगा देंगे, और फिर एक सरल रेखा खींचेंगे तो एक सीधी रेखा हमको प्राप्त हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आरेख ब्याज और समय के बीच में। तो इस तरीके से हमारा जो पेपर है, 5वां पेपर हमने अभी कंप्लीट करवा दिया है। यदि प्रश्नों में किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका लाभ ले पाएँ। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें साथियों में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।